गुड मॉर्निंग। आज हम इनकम टैक्स में एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। देखो, प्रोविडेंट फंड। भविष्य निधि। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। जो कर्मचारी होता है उसके भविष्य को सुरक्षित कर, भाई 60 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा, है ना। रिटायर होने के बाद क्या करेगा? काम करने की शक्ति भी नहीं रहेगी उसके अंदर, तो अपना घर कहाँ से चलाएगा। तो इसलिए उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है कि उसकी जो सैलरी बनती है हर महीने उसकी सैलरी में से कुछ पैसा काट लिया जाता है। मिनिमम एक अमाउंट होती है, उतना तो कटवाना ही पड़ता है, और कर्मचारी यदि चाहे तो ज़्यादा भी कटवा सकता है। तो एक मिनिमम राशि जो है वो काट ली जाती है, और काट के एक प्रोविडेंट फंड नाम से अकाउंट होता है गवर्नमेंट के पास, वो राशि उस प्रोविडेंट फंड में जमा करा दी जाती है। अब देखो, कुछ पैसा तो कर्मचारी ने अपने वेतन में से कटवाया है, कुछ पैसा उसको मालिक भी देगा, नियोक्ता भी देगा। नियोक्ता भी कुछ पैसा उस प्रोविडेंट फंड में डालेगा, तो डबल पैसे आ जाएंगे उसके प्रोविडेंट फंड में। खुद की सैलरी कटवा के भी कुछ पैसा डाल रहा है और कुछ पैसा नियोक्ता भी डाल रहा है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, इसके ऊपर उसको ब्याज भी मिलता है हर साल, और हर महीने पैसा कट भी रहा है, मालिक भी दे रहा है, ब्याज भी मिल रहा है। तो उसके रिटायर होते होते उस प्रोविडेंट फंड में खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर जब वो रिटायर होता है तो उसको वो पैसा मिल जाता है। अब प्रोविडेंट फंड जो है वो 3 तरह के होते हैं। देखो, एक होता है वैधानिक भविष्य निधि, स्टेचरी प्रोविडेंट फंड। एक होती है प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक होता है अप्रमाणित भविष्य निधि, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। वैधानिक प्रोविडेंट फंड किसको कहते हैं? ऐसा प्रोविडेंट फंड जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। प्रोविडेंट फंड का एक्ट बना हुआ है 1925, उस अधिनियम के तहत ये फंड बनाया जाता है, और इस फंड का उपयोग सामान्यतया सरकारी संस्थाएं और अर्ध सरकारी संस्थाएं जो है वो करती है, ठीक है ना। प्रमाणित भविष्य निधि, ये भी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, और इसका उपयोग व्यापारिक कंपनियां या संस्थाएं, मतलब निजी कंपनियां और संस्थाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि। और अप्रमाणित भविष्य निधि भी निजी कंपनी या संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन अप्रमाणित भविष्य निधि का जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोविडेंट फंड एक्ट के अनुसार नहीं किया हुआ होता है, इसलिए उसको अप्रमाणित कह देते हैं कि भाई ये तो अप्रमाणित है क्योंकि एक्ट के अनुसार ये बना हुआ नहीं है। तो ये 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। अब इनमें क्या क्या बातें समझने की है ये चीज देखिए। सबसे पहले 1 नंबर लेते हैं हम, इसको हटा देता हूं। ये 3 तरह के प्रोविडेंट फंड ध्यान रखने हैं आपको। पहले हम 1 नंबर लेते हैं। देखो, कर्मचारी का अंशदान। कर्मचारी अपनी सैलरी में से कटवा के जो पैसे प्रोविडेंट फंड में डालता है उसको हम कर्मचारी का अंशदान कहते हैं।
आपको ध्यान रखना है, भले वो पैसे डाल रहा है उसमें, लेकिन वो कर्मचारी के वेतन में तो शामिल होंगी। चाहे किसी भी प्रकार के प्रोविडेंट फंड में वो पैसे डाल रहा है, वो पैसे कर्मचारी के वेतन में शामिल करने हैं। मतलब वेतन शीर्षक में जब उसकी वेतन सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी सैलरी, जिसको हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं, ग्रॉस सैलरी सकल वेतन में प्रोविडेंट फंड में जो उसने पैसा डाला है वो भी इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि वो पैसा तो उसने प्रोविडेंट फंड में डाल दिया है तो अब उसकी सैलरी में इंक्लूड नहीं करें। सैलरी में तो इंक्लूड करना ही है, कोई भी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला जाए। दूसरा, नियोक्ता का अंशदान। मालिक का जो अंशदान होता है, मालिक जो प्रोविडेंट फंड में पैसे डालता है वो क्या होते हैं। देखो, वैधानिक प्रोविडेंट फंड जो होता है और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड जो होता है, वैधानिक और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में यदि मालिक ने पैसा डाला है तो उसको वेतन में शामिल नहीं करें। वैधानिक या प्रोविडेंट फंड जो अप्रमाणित है उसमें यदि मालिक ने पैसा डाला है तो उसको वेतन में शामिल नहीं करते हैं, मतलब वो वेतन से कर मुक्त होता है। ठीक है ना। और यदि प्रमाणित भविष्य निधि में मालिक ने पैसा डाला है तो वेतन के 12% तक कर मुक्त होता है, और उससे अधिक राशि डाल रहा है, यदि 12% से अधिक राशि डाल रहा है तो जितनी अधिक राशि डालेगा वो कर योग्य हो जाएगी, उसको सैलरी में शामिल कर लेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना है। यदि मालिक जो है वो वेतन के 12% तक राशि यदि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है तो उसको वेतन में शामिल नहीं करेंगे, मतलब कर मुक्त है। और 12% से अधिक राशि यदि डाल रहा है तो जितनी अधिक राशि डाल रहा है वो वेतन में शामिल करेंगे, वो कर योग्य हो जाएगी। ठीक है। तीसरा है भविष्य निधि पर मिलने वाला ब्याज। यदि प्रोविडेंट फंड पर जो ब्याज मिलता है वो ब्याज क्या होता है, कर मुक्त होगा या कर योग्य। तो इसमें भी वही बातें हैं। देखो, यदि प्रोविडेंट फंड वैधानिक या अप्रमाणित है तब तो उसका ब्याज जो है वो वेतन में शामिल नहीं करना है अपने को। यदि अप्रमाणित भविष्य निधि है या वैधानिक भविष्य निधि है तो जो भविष्य निधि पर मिलने वाला ब्याज है वो वेतन में शामिल नहीं करना है। लेकिन यदि प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो इस प्रमाणित भविष्य निधि में 9.5% से अधिक ब्याज यदि 9.5% तक ब्याज मिल रहा है उसको, तब तो क्या है, कर मुक्त है, मतलब वेतन में शामिल नहीं करना है। और 9.5% से अधिक ब्याज मिल रहा है यदि उसको तो वेतन में शामिल करेंगे और कर योग्य हो जाएगा। लेकिन ये ब्याज की दर निरंतर बदलती रहती है ना। तो अभी मैंने 9.5% आपको बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 9.5% फिक्स है। सरकार की जो ब्याज की दर होगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सरकार की ब्याज की दर अभी वर्तमान में थोड़ी कम हो गई है, तो फाइनल कितनी है अभी तो मेरे को पता नहीं है, लगभग 8.5 के आसपास है। तो वो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कितनी है। तो आप ध्यान रखना, ये ब्याज की दर बदलती रहती है। यदि 9.5% से तक ब्याज मिल रहा है प्रमाणित भविष्य निधि में तब तो वो कर मुक्त है, उसको वेतन में शामिल नहीं करना है। और यदि 9.5% से अधिक ब्याज मिल रहा है उसको
तो ब्याज की जो आधिक्य की राशि है उसको वेतन में शामिल करेंगे, मतलब वो कर योग्य हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि। अब मान लो कर्मचारी रिटायर हो गया, तो रिटायर होने पे उसके भविष्य निधि में जितना पैसा इकट्ठा हो रखा है वो सारा का सारा उसको मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा कर योग्य है या नहीं है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, यदि प्रोविडेंट फंड वैधानिक है तब तो मिलने वाली संपूर्ण राशि क्या होगी, कर मुक्त होगी, चाहे मालिक का हिस्सा है चाहे नियोक्ता का खुद का हिस्सा है। ठीक है ना, वो पूरी की पूरी राशि क्या होगी, कर मुक्त होगी। यदि वो प्रोविडेंट फंड प्रमाणित है तो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की भी संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से जो राशि मिलेगी उसको, वो भी संपूर्ण राशि क्या होगी, कर मुक्त होगी। लेकिन इसमें ये जरूरी है कि कर्मचारी ने कम से कम वहां पर 5 वर्ष तक नौकरी की। यदि कोई कर्मचारी 5 वर्ष से पहले ही छोड़ देता है नौकरी, तो फिर प्रमाणित भविष्य निधि की राशि भी कर योग्य हो जाएगी। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे मान लो 4 वर्ष नौकरी की कर्मचारी ने और मालिक ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया। अब बिजनेस ही जब बंद कर दिया है तो नौकरी कैसे करेगा वहां पे, तो उस केस में ये कर मुक्त हो जाएगी, फिर कर योग्य नहीं रहेगी। यदि बिजनेस चालू है और 5 वर्ष से पहले यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो उस केस में ये राशि कर योग्य हो जाएगी। हाँ, एक चीज और है कि यदि 5 वर्ष पश्चात में वो नौकरी छोड़ देता है तो कर मुक्त है ना, लेकिन वो दूसरी जगह नौकरी लग जाए और अपना प्रोविडेंट फंड जो बना हुआ है वो दूसरी जगह ट्रांसफर करवा ले, तो जो ट्रांसफर कराई हुई राशि है, ठीक है ना, वो आगे वाले के अकाउंट में जुड़ जाएगी, आगे वाला जो नियोक्ता है उसके अकाउंट में चली जाएगी। तो उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी राशि 5 वर्ष से कम में मान लो नौकरी छोड़ दी और उस भविष्य निधि का कुछ पैसा आगे वाले के मालिक के ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो राशि अभी कर योग्य नहीं होगी। अब अगले वाले से जब मालिक से नौकरी छोड़ेगा तब देख लेंगे कि उसकी सर्विस कितनी हुई है, तो उसके हिसाब से वो राशि जो है वो कर योग्य हो जाएगी या कर मुक्त हो जाएगी। जैसी भी सिचुएशन होगी वो देख ली जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट विशेष रूप से आपको भविष्य निधि में ध्यान रखने हैं कि कब ये भविष्य निधि जो है कर योग्य होगी और कब ये भविष्य निधि कर मुक्त होगी। तो इन 4 पॉइंटों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या था, एक तो कर्मचारी का अंशदान था जो आपको वेतन में हमेशा शामिल करना है, नियोक्ता का अंशदान, वैधानिक और अप्रमाणित भविष्य निधि है तब तो वेतन में शामिल नहीं करना है, और प्रमाणित है तो वेतन के 12% तक तो कर मुक्त है और उससे अधिक होगा तो कर योग्य हो जाएगा। और भविष्य निधि पर मिलने वाला ब्याज है यदि तो वैधानिक और अप्रमाणित है तो ब्याज को वेतन में शामिल नहीं करना है, और प्रमाणित है तो 9.5% तक का ब्याज कर मुक्त होता है। ये 9.5% की दर बदलती रहती है, और 9.5% से अधिक ब्याज है तो वो कर योग्य हो जाएगा। और सेवानिवृत्ति पर राशि जब प्राप्त होती है तो वैधानिक के अंदर कर मुक्त होता है, प्रमाणित में भी कर मुक्त होता है, लेकिन कम से कम 5 वर्ष उसने नौकरी की हो, और अप्रमाणित से मिलने वाली राशि हमेशा कर योग्य होगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अप्रमाणित भविष्य निधि से यदि रिटायरमेंट पे पैसा मिल रहा है तो पूरा का पूरा कर योग्य होगा। अब बात करें, यहाँ जगह जगह हमने वेतन शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ वेतन का मतलब क्या है? वेतन का मतलब वही मूल वेतन प्लस डीए, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कब लेना है? यदि सेवा शर्तों के अनुरूप हो, और प्लस कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स भी कब लेना है? जब उसको सेवा शर्तों में शामिल किया गया हो। तो वेतन की परिभाषा में ये 3 चीजें अपने को शामिल करनी है, मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कमीशन ऑन सेल्स। महंगाई भत्ता और कमीशन ऑन सेल्स यदि सेवा शर्तों में हो तो शामिल करना है, नहीं तो नहीं करना है।
ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है भविष्य निधि के बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।